C. Flame test. Flame test, it is mainly used for alkali and alkaline earth metals. मेनली एल्कली और एल्कलाइन अर्थ मेटल्स के लिए यूज करते हैं। तो मेटल सॉल्ट इज मिक्स्ड विद concentrate HCl to form volatile metal chloride, and this volatile metal chloride which gives characteristic color flame color upon de-excitation. Upon de-excitation of electrons of metal. देखो क्या टेस्ट है ये। फ्लेम टेस्ट इज मेनली यूज्ड फॉर एल्कली एंड अल्कलाइन अर्थ मेटल्स। मैंने कहा भी ना, अदर ड्राई टेस्ट इज मेनली एम्ड फॉर डिटेक्टिंग मेटल्स, एनायंस के लिए नहीं है टेस्ट। मेटल सॉल्ट इज मिक्स्ड विद द कंसंट्रेट HCl। एक्चुअली मेटल क्लोराइड्स की प्रॉपर्टी है कि मोस्ट ऑफ द मेटल क्लोराइड्स आर वॉलेटाइल इन नेचर। वॉलेटाइल मींस आसानी से वेपर्स में हीट करने पर आसानी से वेपर्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। एंड टू फॉर्म द वॉलेटाइल मेटल क्लोराइड विच गिव्स कैरेक्टरिस्टिक फ्लेम कलर अपॉन डी एक्साइटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑफ मेटल। ऑब्वियसली अगर हीट देते हो किसी मेटल को या मेटल के सॉल्ट को, तो मेटल के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं दे विल बी एक्साइटेड, और एक्साइट होने के बाद जब वो डी एक्साइट होंगे, ऊपर से नीचे आएंगे, तो photons will be emitted out and those photons fall in the visible range, and when falling in the visible range they gives the characteristic color, specific color in the visible range। तो करते क्या है, जैसे एक बाउल ले लिया, ये इस बाउल में कंसंट्रेट HCl ले लिया। कंसंट्रेट HCl के बाद में आपने वो सॉल्ट मिला दिया, इसमें सॉल्ट मिला के पेस्ट बना दिया। तो सॉल्ट इज मिक्स्ड and paste is prepared, paste like prepared। काफी कंसंट्रेटेड गाढ़ा घोल सा हो गया वो पेस्ट, पूरा बिल्कुल गाढ़ा पेस्ट नहीं, बट मतलब काफी कंसंट्रेट सॉल्यूशन टाइप का। कंसंट्रेट HCl में सॉल्ट मिला दिया और पेस्ट टाइप का मिला दिया, और उसके बाद प्लेटिनम वायर लिया। तो प्लेटिनम वायर में, जैसे प्लेटिनम वायर होता है ना, ये होता है प्लेटिनम वायर। प्लेटिनम ही क्यों लेते हैं? प्लेटिनम इसलिए लेते हैं, प्लेटिनम इज अ मोस्ट नोबल मेटल, और ये डिकम्पोज नहीं होती, रिएक्शन में पार्ट नहीं लेती, तो इट इज ए इनर्ट मेटल, नोबल मेटल, हाईली स्टेबल मेटल, डज नॉट मेल्ट इवन एट द वेरी हाई टेम्परेचर बिकॉज ऑफ द हाई मेल्टिंग पॉइंट। तो ये प्लेटिनम का वायर लेते हैं, ये पीछे से पकड़ने के लिए है, वुडन हैंडल टाइप का होता है। अरे जैसे कुछ किचन में खाना बनाते हैं तो जो चमचा होता है या जो मिक्स करने वाला होता है, उसका पीछे का हैंडल कई बार वुडन लेते हैं ना, ताकि हाथ जले नहीं, इसीलिए तो। और ये प्लेटिनम वायर है, PT वायर। इसमें एक लूप बना लेते हैं लाइक दिस, मोड़ लेते हैं इसको, मतलब प्लेटिनम का एंड जो है वो मोड़ के कॉयल बना लिया। तो प्लेटिनम लूप इज द लूप ऑफ PT वायर। क्या करते हैं, इसको डिप करा देते हैं यहां पर। तो प्लेटिनम वायर को यहां डिप कर दिया इस टाइप से, इसको डिप्ड। तो लूप इज डिप्ड इनटू मेटल क्लोराइड, मेटल क्लोराइड कॉन्सेंट्रेट सॉल्यूशन। पेस्ट टाइप का होता है, तो वो चिपक जाएगा इस पर यहां चिपक गया। फिर क्या करते हैं, इसको, इस लूप को फ्लेम में लेके जाते हैं और बर्न कराते हैं इन द ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम लाइक दिस। और थोड़ा कम टेम्परेचर मेंटेन करते हैं। तो यहां ये लूप लेते हैं
दिस इज बुनसन फ्लेम। आउटर कोन का ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम में, तो इसका मतलब मेटल क्लोराइड इज बर्न्ड और हीटेड इन ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम। और थोड़ा टेम्परेचर कम मेंटेन करते हैं। तो ये जो मेटल क्लोराइड है ये वॉलेटाइल नेचर का होता है। जैसे ही ये फ्लेम के अंदर रखते हैं ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम में, तो ये सॉलिड होता है चिपका हुआ, ये सॉलिड चिपक गया था, पेस्ट टाइप का चिपका हुआ था, इट गेट्स वेपराइज्ड। और जैसे ये वेपराइज होता है तो वेपर्स जब बनती हैं तो दोज वेपर्स गिव्स कैरेक्टरिस्टिक कलर। तो कैरेक्टरिस्टिक कलर वेपर्स आर फॉर्म्ड। तो वेपर्स ऑफ मेटल क्लोराइड gives characteristic color, colored flame, and that's why it is called flame test. तो कैरेक्टरिस्टिक कलर फ्लेम, उस कलर से पहचान पड़ती है कि व्हाट कुड बी द मेटल। देखो पूरी बात फिर सुन लो। फ्लेम टेस्ट एस ब्लॉक का एक इंपॉर्टेंट टेस्ट भी है। अब जब हम एस ब्लॉक पढ़ेंगे तो फिर नहीं कहेंगे, फिर तो हम ये कह देंगे देखो फ्लेम टेस्ट वी स्टडीड इन क्वालिटेटिव एनालिसिस। तो ये थोड़ा ध्यान रखने वाली बात है। तो फ्लेम टेस्ट मेनली यूज फॉर द एल्कली एंड एल्कलाइन अर्थ मेटल्स। मेटल सॉल्ट इज मिक्स्ड विद कंसंट्रेट HCl। वो क्यों पर्पस है? बिकॉज टू फॉर्म द वॉलेटाइल मेटल क्लोराइड्स। मेटल क्लोराइड्स आर वॉलेटाइल, मोस्ट ऑफ द सॉल्ट्स आर नॉन वॉलेटाइल, which gives characteristic flame color upon de-excitation of the electrons of the metal. मेटल क्लोराइड है, जब वो फ्लेम में हीट करेंगे तो मेटल के इलेक्ट्रॉन एक्साइट होंगे, और एक्साइट होने के बाद जब वो डी एक्साइट होंगे तो दे विल गिव द कैरेक्टरिस्टिक कलर्स इन द विजिबल रेंज, एंड बिकॉज ऑफ दैट कलर्स आर ऑब्टेन्ड। उन कलर से पहचान होती है। कलर कौन से हैं वो याद रखना है। ये तो प्रोसीजर था, दिस वाज द प्रोसीजर ऑफ द टेस्ट, फ्लेम टेस्ट। कौन से कलर, मैं इसको साफ कर रहा हूं, देन आई विल टेल यू। दैट इज अ मोर इंपॉर्टेंट पार्ट फॉर जेई पॉइंट ऑफ व्यू। तो कलर क्या है ये एक बार थोड़ा सा देखेंगे। जैसे क्रिम्सन रेड अगर कलर है तो मेटल कुड बी लिथियम और स्ट्रॉन्शियम। गोल्डन येलो, then the color should be, metal should be sodium. Lilac, then it should be potassium. Brick red should be calcium. Apple green, then it should be barium. This is these two very important, these two very important. अब लाइलैक भी क्यों छोड़ते हो, ये भी इंपॉर्टेंट ही है। अब क्या, और एक और ग्रीन विद ब्लू सेंटर, एंड दिस इज फॉर कॉपर, कॉपर 2+। मतलब सॉल्ट के अंदर कॉपर 2+ विल बी प्रेजेंट। तो कॉपर 2+ के सॉल्ट्स के जो कॉपर क्लोराइड होगा, जैसे CuCl2 होगा, उसका फ्लेम टेस्ट कराओगे इनकी वेपर्स का, तो ग्रीन कलर विल बी ऑब्टेन्ड ऑफ द फ्लेम with blue center. So this is copper 2+. So these are the very important, you should remember, memorize. तो ये था फ्लेम टेस्ट। एंड नोट अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, हमने कहा एल्कली और एल्कलाइन अर्थ मेटल मेजर इस टेस्ट को देते हैं, बट हमने बेरिलियम और मैग्नीशियम का नाम नहीं लिया। बेरिलियम एंड मैग्नीशियम डू नॉट रिस्पॉन्ड टू द फ्लेम टेस्ट। तो बेरिलियम एंड मैग्नीशियम डू नॉट रिस्पॉन्ड टू द फ्लेम टेस्ट। मतलब बेरिलियम क्लोराइड और मैग्नीशियम क्लोराइड की अगर फ्यूम्स को अगर बर्न कराते हैं तो फ्लेम टेस्ट नहीं आते, कोई कैरेक्टरिस्टिक कलर नहीं आता। प्रोबेबल रीजन इज बिकॉज द इलेक्ट्रॉन्स अपॉन डीऑक्साइडेशन डज नॉट फॉल इनटू द विजिबल रेंज। इट इज ड्यू टू photons of, it is due to the fact that de-excitation of electron does not emit
वेवलेंथ्स इन विजिबल रीजन। भाई आपको तो जब ही दिखेगा ना, REGION, आपको तो जब ही दिखेगा ना कलर, जब डी एक्साइटेशन अकर्स इन द विजिबल रीजन ऑफ द लाइट 4000 to 7500 एंगस्ट्रॉम। बट तो इट इज ड्यू टू द फैक्ट दैट डी एक्साइटेशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन दीज टू मेटल क्लोराइड्स डज नॉट इमिट द वेवलेंथ्स इन द विजिबल रीजन। तो गाइज ये था वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फ्लेम टेस्ट। दिस इज ओवर एंड नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टेस्ट, द फोर्थ टेस्ट कम्स नाउ इज बोरेक्स बीड टेस्ट। लिखो हेडिंग बोरेक्स बीड टेस्ट, नोट इट डाउन। डी, बोरेक्स बीड टेस्ट। एक्चुअली दो टेस्ट होते हैं, बोरेक्स बीड टेस्ट एंड फॉस्फेट बीड टेस्ट। बोरेट और फॉस्फेट की एक खास बात थी कि जब इनके सॉल्ट्स को हीट अप करते हैं तो दे स्वेल अप इनटू द लार्ज वॉल्यूम। तो ये मेन कॉन्सेप्ट है। और जब वो ठंडा होते हैं तो एक ग्लासी बीड बनाते हैं, ट्रांसपेरेंट ग्लासी बीड इज फॉर्म्ड ऑन द प्लेटिनम वायर, और वो टेस्ट परफॉर्म इस तरीके से कराते हैं। तो मेन पर्पस हमें लिखेंगे अभी पॉइंट्स वाइज, बोरेट एंड फॉस्फेट सॉल्ट्स swell up into voluminous mass on heating। swell कर जाते हैं into the voluminous mass on heating and on cooling। बस इतना काफी है। अच्छा, बोरेक्स बीड टेस्ट की बात कर रहे हैं तो बोरेक्स देखो ये होता है बोरेक्स Na2B4O7.10H2O। इसकी स्ट्रक्चर भी बड़ी इंपॉर्टेंट होती है ना, की साइक्लिक स्ट्रक्चर होती है। इट इज हीटेड, तो पहले बनाता है Na2B4O7, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन हीट करने के बाद इट फॉर्म्स NaBO2 सोडियम मेटाबोरेट प्लस B2O3 सोडियम मेटाबोरेट, एंड दिस इज बोरिक एनहाइड्राइड। नोट करो। तो बोरेक्स क्या है? बोरेक्स व्हाइट पाउडर होता है, सॉलिड होता है रूम कंडीशन पर। तो बोरेक्स जो व्हाइट पाउडर है, ऑन हीटिंग इट गिव्स सोडियम मेटाबोरेट एंड B2O3, और ये ग्लासी बीड बन जाती है। ऑन कूलिंग इट फॉर्म्स ट्रांसपेरेंट ग्लासी बीड ऑन प्लेटिनम लूप। वही प्लेटिनम लूप लेते हैं और अच्छा, टेस्ट कैसे परफॉर्म कराते हैं वो हम बताएंगे। पहले सुन लो वो करते क्या है, थोड़ा ध्यान से। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टेस्ट। बोरेक्स बीड टेस्ट में क्या करते हैं हम कि अच्छा, गिवन सॉल्ट पुड़िया में रख करके हमें दे दिया गया। गिवन सॉल्ट हमारे पास एक अलग है और बोरेक्स पाउडर एक अलग रखा हुआ है। हम एक प्लेटिनम का लूप बना लेते हैं बिल्कुल वैसे ही। ये पीटी लूप ऑन पीटी वायर बना लिया। इसको बुनसन फ्लेम में बर्न कराते हैं, हीट करते हैं। बर्न नहीं मतलब हीट करा रहे हैं, गर्म कर लिया इसको, प्लेटिनम कॉयल को। तो प्लेटिनम कॉयल या जो प्लेटिनम लूप है उसे गर्म कर लिया, और वो जो गिवन सॉल्ट है जिसमें हमें कैटायन को टेस्ट करना है वो साइड में रखा। पीछे हटाओ उसे। पहले क्या ले लो? बोरेक्स पाउडर ले लिया। ये रहा बोरेक्स पाउडर, और ये लूप जो है वो बुनसन फ्लेम में हीट कर लिया। हीट करने के बाद इसको डिप कर दिया किसमें? बोरेक्स पाउडर में। तो बोरेक्स पाउडर में हीट करोगे तो ये चिपक जाएगा उस पर। नहीं, ये रिएक्शन अभी नहीं हुई ना। उसके बाद फिर वापस से
आप हीट करो इसे स्ट्रांगली। जब प्लेटिनम कॉयल के ऊपर या लूप के ऊपर ये बोरेक्स चिपक जाएगा, उसे फिर बुनसन फिल्म में हीट करोगे तो डिकम्पोज होने के बाद में वो स्वेल अप होगा, और जब ठंडा होगा तो वो बिल्कुल जैसे कांच होता है ना, ग्लास जैसी एक ट्रांसपेरेंट बीड बन जाएगी, चिपक जाएगा, कांच जैसा चिपक जाता है, उसकी लेयर बन जाएगी इसके अराउंड, लूप के अराउंड। तो लूप के अराउंड कांच की एक हल्की सी लेयर बन जाएगी, बिल्कुल ट्रांसपेरेंट, चिपक गई। ये बोरेक्स है। बोरेक्स मतलब कौन? NaBO2 सोडियम मेटाबोरेट एंड B2O3 बोरिक एनहाइड्राइड। टेस्ट स्टार्ट्स नाउ। क्या करते हैं, इसको वापस हीट कर लेते हैं थोड़ा सा इन द बुनसन फ्लेम, और उसके बाद में अब लेते हैं वो गिवन सॉल्ट। गिवन सॉल्ट लिया, बोरेक्स का काम खत्म हो गया। अब गिवन सॉल्ट लिया और वो हीट करने के बाद ये लूप जिसके ऊपर ग्लासी बीड लगी हुई है, फिर डिप करते हैं इन द गिवन पाउडर ऑफ द गिवन सॉल्ट, जिसकी टेस्टिंग करनी है हमें, और वो चिपक जाएगा। उसको फिर हीट करते हैं एक बार ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम में, एक बार रिड्यूसिंग फ्लेम में, and two different characteristic colors may be obtained, and noting the characteristic colors gives you the idea of which metal is present। तो हुआ क्या सर, हुआ क्या? फिर सुनो दोबारा टेस्ट। क्या करते हैं, प्लेटिनम का वायर लेते हैं, उसका एक कॉयल बनाते हैं या लूप बना लेते हैं, उस लूप को थोड़ा हीट करने, गर्म करने के बाद में डिप कर देते हैं इन द बोरेक्स पाउडर। बोरेक्स चिपक जाएगा, उसके बाद स्ट्रांगली हीट करते हैं इनटू द बुनसन फ्लेम, और हीट करने के बाद वो जो बोरेक्स है इट विल डिकम्पोज इनटू सोडियम मेटाबोरेट एंड B2O3, और वो ठंडा होने के बाद, थोड़ा सा ठंडा होने के बाद, कांच जैसी एकदम ट्रांसपेरेंट ग्लासी बीड इज फॉर्म्ड ऑन द प्लेटिनम कॉयल। टेस्ट स्टार्ट्स नाउ। बोरेक्स को साइड में करा, अब लिया गिवन पाउडर, पुड़िया में रख के जो पाउडर मिला था हमें, सैंपल मिला था, जरूरी नहीं है पुड़िया में मिला हो, मुझे बचपन में याद है, मतलब जब मैं पढ़ता था पुड़िया में ही मिला था, तो इसलिए मुझे याद है। अब वो सॉल्ट लिया, अब ये जो ग्लासी बीड थी थोड़ा सा हीट करके, नाउ इट इज डिप्ड इनटू द गिवन सॉल्ट। सॉल्ट चिपक गया उसके ऊपर, ग्लासी बीड के ऊपर, एंड नाउ वंस इट इज फर्स्ट इट इज हीटेड विद द ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम, मतलब आउटर फ्लेम, एंड देन इट इज हीटेड इन रिड्यूसिंग फ्लेम, and two different characteristic colors are obtained। क्यों? क्योंकि this test is mainly aimed for the metals which show the variable oxidation states, mostly D block metals। तो borax bead test is mainly aimed for D block metals which show the variable oxidation states। तो क्या होगा, आप जब ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम में रखोगे तो मेटल विल बी इन द हायर ऑक्सीडेशन स्टेट। सो जैसे कॉपर है तो कॉपर 2+ का मेटाबोरेट बन जाएगा, CuBO2 ट्वाइस। कॉपर 2+ का मेटाबोरेट बना, इट विल हैव द डिफरेंट कलर, और जब उसे रिड्यूसिंग फ्लेम में बर्न करेंगे तो इट विल बी इन द लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट, और इन द मेटालिक फॉर्म some other color will come। So two different color in the flame test, in oxidizing and reducing flame, is because of the metal being in two different oxidation states and forming metaborates in different oxidation states। लिख लें इस बात को, लिखो। तो अब क्या किया, नाउ ये सब करने के बाद में इसके ऊपर ग्लास लूप के ऊपर ये ग्लासी बीड बन चुकी है, ट्रांसपेरेंट, ग्लासी बीड चिपक गई है कांच के जैसी। नाउ दिस this platinum loop is dipped in given salt and heated in first oxidizing flame and then oxidizing flame, and the characteristic color of bead is observed and noted, then it is heated in reducing flame
and color is noted. Different colors of bead are due to formation of metaborates of metal in different oxidation states. In different oxidation states, इसका मतलब ये this test is mainly aimed to test d block metals. So this test is mainly used for d block metals, जो कि डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट्स में मेटल बोरेट्स बना सकते हो इन द ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम एंड इन रिड्यूसिंग फ्लेम. तो दिस इज द टेस्ट. रिएक्शंस क्या, जैसे एग्जांपल लेके बात करेंगे. पहले गाइस एक बार इसको नोट कर लो आप. ये भी हटा देते हैं, पूरा ही हटा देते हैं. जैसे मान लो सॉल्ट था कॉपर का, मान लो कॉपर कार्बोनेट, ये गिवन सॉल्ट है. जब हीट करते हैं तो डिकम्पोज कॉपर ऑक्साइड प्लस CO2. कॉपर ऑक्साइड रिएक्ट करता है B2O3 के साथ में, तो बना लेता है CuBO2 ट्वाइस कॉपर 2 मेटाबोरेट. एंड दिस इज ब्लू कलर्ड बीड. इन ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम, then it is heated in reducing flame, so it converts to CuBO2. अब रिड्यूसिंग फ्लेम है तो कार्बन की प्रेजेंस तो है ही, तो कार्बन है ही प्रेजेंस, अनबर्न्ट फ्यूल पार्टिकल्स आर देयर, तो कार्बन इज प्रेजेंट, तो कार्बन तो है ही, कार्बन की प्रेजेंस में तो प्लस कार्बन आ गया, तो कार्बन से CuBO2 प्लस इट फॉर्म्स सोडियम मेटाबोरेट भी यूज होगा, NaBO2 मेटाबोरेट NaBO2 एंड फॉर्म्स Na2B4O7 प्लस CO is evolved out. This is colorless. Further, कार्बन के साथ ये रिड्यूस होता है प्लस NaBO2, रिएक्शन यही नहीं रुकती, रिएक्शन होने के साथ में इट फॉर्म्स कॉपर. तो कॉपर की रेड बीड इज फॉर्म्ड, रेड कलर्ड बीड ऑफ कॉपर is formed in reducing flame. So finally these two colors are reported. This is one color and finally this is another color. These two are reported, जिससे मालूम पड़ गया कि कॉपर था. तो पूरा टेस्ट ये था, मैंने बहुत डिटेल में आपको बता भी दी बात. नाउ यू हैव टू रिमेंबर दिस टेस्ट लाइक मेटल, in oxidizing color in oxidizing flame. हालांकि हॉट कंडीशन में और कोल्ड में अलग अलग कलर आते हैं, वी आर टेकिंग इन कोल्ड, तो इन ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम इन कोल्ड, इन रिड्यूसिंग फ्लेम इन हॉट. तो जैसे कॉपर है ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम में ब्लू कलर्ड
and this is red colored. Then comes like manganese. This is violet, oxidizing में violet red, and this is colorless. ये याद रखने हैं आपको. Nickel goes brown, and that is gray. Iron, pale yellow. अच्छा, अलग अलग कलर क्यों आ रहे हैं? मेटल्स आर प्रेजेंट इन द डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट्स. तो पेल येलो एंड दिस इज ग्रीन. सो लाइक दैट. क्रोमियम ग्रीन इन बोथ. ये इंडिकेट करता है कि मेटल इज प्रेजेंट इन द सेम ऑक्सीडेशन स्टेट इन बोथ ऑक्सीडाइजिंग एज वेल एज रिड्यूसिंग फ्लेम. कोबाल्ट, दिस इज ऑल्सो ब्लू. These 4 cases you should remember, important. तो ये था बोरेक्स बीट टेस्ट. और बिल्कुल बोरेक्स बीट टेस्ट जैसा ही नेक्स्ट टेस्ट होता है फॉस्फेट बीट टेस्ट और माइक्रोकॉस्मिक सॉल्ट बीट टेस्ट. लॉजिक वही है. जैसे बोरेट्स को हीट करते हैं तो स्वेल अप होते हैं और ठंडा होने पर ट्रांसपेरेंट ग्लासी बीड बनाते हैं. ऐसी फॉस्फेट्स हीट करते हैं तो स्वेल अप होते हैं और ठंडा करने पर ट्रांसपेरेंट ग्लासी बीड बनाते हैं ऑफ सोडियम मेटाफॉस्फेट. वहां सोडियम मेटाबोरेट की बीड बनी थी, यहां सोडियम मेटाफॉस्फेट की. तो लिख लेते हैं 5वां टेस्ट ड्राई हीटिंग टेस्ट में, 5th टेस्ट एंड द लास्ट वन. नोट इट डाउन. Now E, phosphate bead test or microcosmic salt bead test. अच्छा, it is an alternate test to the. It is an alternate test of बोरेक्स बीड टेस्ट. बोरेक्स बीड टेस्ट ऑल्टरनेट टेस्ट है ये. अगर बोरेक्स बीड टेस्ट परफॉर्म करा रहे हो तो इस टेस्ट की कोई आवश्यकता नहीं है, और यदि फॉस्फेट बीड टेस्ट करा दिया है तो फिर बोरेक्स बीड टेस्ट की कोई आवश्यकता नहीं है. दोनों का कॉन्सेप्ट सेम है. फॉस्फेट्स हो या बोरेट सॉल्ट्स हो, हीट करने पर स्वेलअप होते हैं और ठंडा होने पर ग्लासी बीड बनाते हैं ट्रांसपेरेंट ऑन प्लेटिनम कॉयल. तो बिल्कुल सिमिलर टेस्ट है. माइक्रोकॉस्मिक सॉल्ट क्या होता है? माइक्रोकॉस्मिक सॉल्ट होता है NaNH4 HPO4 .4H2. ये होता है जिसको हीट करते हैं. जब ये स्ट्रांगली हीट करते हैं तो NaPO3 सोडियम मेटाफॉस्फेट ट्रांसपेरेंट glassy bead GLA glassy bead on platinum loop is formed. Plus बाकी ammonia will be evaporated, H2O vapors will be evaporated. इसके बाद बिल्कुल rest the metals, the D block metals give the same color in the oxidizing and reducing flame as given in borax bead test. तो D block metals like copper, manganese, iron, etc. give characteristic color of bead on platinum coil or platinum loop in oxidizing and reducing flame.
similar to that in borax bead test. Similar to that in borax bead test, तो D block metals like copper, manganese, iron etc. give characteristic color of bead on platinum coil. बिल्कुल वैसा ही टेस्ट, सेम टेस्ट फॉस्फेट बीड टेस्ट में, बस मेटल के मेटाफॉस्फेट्स बनेंगे इन द डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट, और बोरेक्स बीड टेस्ट में क्या बने थे, मेटल के मेटाबोरेट्स बने थे इन द डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट्स, इन द ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम एंड इन रिड्यूसिंग फ्लेम. दैट्स व्हाट वी हैव रिटन हियर. सो लाइक दैट टेस्ट इज देयर. तो गाइज ये थे टेस्ट. नाउ वी हैव कवर्ड ऑल द नॉन कन्फर्मेटिव टेस्ट and these tests with aim for the metals. We will talk in the next lecture, we will talk about the confirmatory test of the anions and cations. First we will take anions and then we will take cations. देखो हम qualitative analysis में we were talking about the various tests to identify the cation or anion in the given salt. तो जैसे मैंने कहा था कि there are four systematic tests that we perform, जैसे physical appearance test, dry heating test, other dry test. other dry test में खासकर important थे बोरेक्स बीड टेस्ट जो हमने पढ़े भी थे, और फ्लेम टेस्ट. फ्लेम टेस्ट के ऊपर तो क्वेश्चन यूजुअली आते हैं, तो ये बड़े इंपॉर्टेंट टेस्ट थे, बट ये कंफर्मेटरी टेस्ट नहीं थे. मोस्टली ये जो अदर ड्राई टेस्ट थे, जिसमें कोबाल्ट नाइट्रेट टेस्ट, चारकोल कैविटी टेस्ट, या बोरेक्स बीड टेस्ट, या फ्लेम टेस्ट, मोस्टली दे वर यूज्ड टू आइडेंटिफाई द कैटायन. मेटल्स के लिए यूज किए जाते थे, मतलब बेसिक रेडिकल्स के लिए, एसिडिक रेडिकल्स के लिए और बेसिक रेडिकल्स के लिए. हम फाइनली वी डू द कंफर्मेटरी टेस्ट. जैसे मैंने कहा भी था, द फोर्थ टेस्ट इज कंफर्मेटरी टेस्ट. सो कंफर्मेटरी टेस्ट विल बी आइदर इन द फॉर्म ऑफ एक्वस सॉल्यूशन के टेस्ट होते हैं ये, इन द फॉर्म ऑफ सम प्रेसिपिटेट फॉर्मेशन, कि कौन से पीपीटी बनते हैं, उनके कलर से हम पहचान करते हैं, या फिर कोई गैस इवॉल्व होती है, उस गैस का कोई कैरेक्टरिस्टिक टेस्ट होता है दैट गिव्स यू द इंफॉर्मेशन अबाउट द कंफर्मेशन ऑफ द कैटायन और एनायन. तो जैसा कि हमें बात करनी थी, कंफर्मेशन टेस्ट हमें एसिड रेडिकल्स मतलब एनायंस के लिए पढ़ने हैं, बेसिक रेडिकल्स कैटायंस के लिए पढ़ने हैं. तो पहले हम बात करने वाले हैं एनायंस के लिए, बट उससे पहले जैसे मैंने अभी कहा, वी शुड हैव सम आइडिया अबाउट what salts are insoluble in water and what salts are soluble in water. So let us talk about the solubility chart or solubility of the various salts. तो ये थोड़ा important है, इसको ध्यान भी रखेंगे. तो मेन देखो solubility, तो ऐसे तो बहुत सारे anions होते हैं, बहुत सारे cations हैं, सबकी solubility अगर चेक करेंगे तो data becomes so big, information becomes so large, difficult to manage. I am taking the important cases of the solubilities that you should remember. बाकी इसके अलावा कोई स्पेसिफिक कोई सॉल्ट आता है, वो इंडिविजुअल टेस्ट में इट विल अपीयर बिफोर यू. सो कंटिन्यूइंग विद दिस, हेडिंग लिखो सॉल्युबिलिटी ऑफ द वेरियस सॉल्ट्स इन वाटर. सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉल्ट्स इन वाटर. तो पानी के अंदर सॉल्युबिलिटी क्या होती है, जैसे हमें एसिड रेडिकल्स में कार्बोनेट, बाइकार्बोनेट, सल्फाइड, नाइट्राइट, नाइट्रेट, एसीटेट, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड, इन सब कॉमन सॉल्ट्स की जरूरत पड़ती है, इन एनायंस की जरूरत पड़ती है. तो कौन से सॉल्ट सॉल्युबल हैं, कौन से इनसॉल्युबल हैं, ये पता होना चाहिए. तो क्या गाइडलाइंस हैं, तो याद करने के लिए दिस विल बी इजियर लाइक दिस. द फर्स्ट वन, कार्बोनेट, ऑल इनसॉल्युबल. ये वर्ड जरूर ध्यान रखना, कहीं मैं सॉल्युबल लिखूंगा, कहीं इनसॉल्युबल लिखूंगा. ऑल सॉल्युबल, ऑल इनसॉल्युबल एक्सेप्ट ऑफ सोडियम आयन, पोटेशियम आयन, रुबिडियम आयन, सीजियम आयन, अमोनियम आयन. तो इन सभी सॉल्ट्स को छोड़ करके बाकी सभी क्या है, इनसॉल्युबल एक्सेप्ट ऑफ दीज आयंस. तो ये कार्बोनेट हो गए, इस तरीके से आप कहोगे. अच्छा, बाइकार्बोनेट, ऑल सॉल्युबल. अब यहां सॉल्युबल आ गया, ऑल बाइकार्बोनेट्स आर सॉल्युबल एक्सेप्ट, ये बड़ा इंपॉर्टेंट केस है, सोडियम बाइकार्बोनेट. याद रखना, और ये सोडियम बाइकार्बोनेट बहुत यूजफुल होगा एस ब्लॉक पढ़ने में भी. यही बात तो हम कहते हैं फॉर अमोनिया सोडा प्रोसेस.
or solvase process for the production of sodium carbonate. So this is useful in ammonia soda process or solvase process for production of सोडियम कार्बोनेट. सोडियम कार्बोनेट का लार्ज स्केल प्रोडक्शन करते हैं तो वी यूज सॉल्वेज प्रोसेस और अमोनिया सोडा प्रोसेस. वहां इसी का यूज आता है कि सोडियम बाइकार्बोनेट रिलेटिवली थोड़ा लो टेम्परेचर पर इट बिकम्स इनसॉल्युबल, और इनसॉल्युबल होता है इस कारण से इसको छान के अलग करके इसको हीट करते हैं तो इट गिव्स सोडियम कार्बोनेट. यही बात एस ब्लॉक में आएगी तो पढ़ेंगे हम कि पोटेशियम कार्बोनेट कैन नॉट बी मैन्युफैक्चर्ड बाय सिमिलर मेथड एज यूज्ड इन सॉल्वेज प्रोसेस. तो हालांकि हो सकता है कुछ स्टूडेंट ने एस ब्लॉक में ये पॉइंट पढ़ा हो, एनसीईआरटी में मेंशन है ये पॉइंट, तो अगर पढ़ा होगा तो बात समझ में आ रही होगी, और नहीं पढ़ा होगा तो समझ ना आ रहा होगा जना क्या कह रहे हैं ये. तो फिर जब पढ़ोगे तो यू विल अंडरस्टैंड कि सोडियम बाइकार्बोनेट इज इनसॉल्युबल पर्टिकुलरली एट द लोअर टेम्परेचर्स. 25 डिग्री सेल्सियस से अगर टेम्परेचर कम रखते हैं तो इट बिकम्स इनसॉल्युबल और पीपीटी के रूप में इसे छान के अलग किया जा सकता है. बाकी ऑलमोस्ट ऑल बाइकार्बोनेट्स आर सॉल्युबल एक्सेप्ट सोडियम बाइकार्बोनेट. यू शुड रिमेंबर लाइक दिस. अच्छा, एक बात और इंफॉर्मेशन पॉइंट ऑफ व्यू से हैं ये सब. कार्बोनेट्स मोस्टली इनसॉल्युबल होते हैं एक्सेप्ट सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, अमोनियम, जो जनरल केसेस हैं. अब जैसे हम बाइकार्बोनेट की बात करें, सम बाइकार्बोनेट्स एग्जिस्ट इन द सॉलिड स्टेट बट रेस्ट एग्जिस्ट ओनली इन सॉल्यूशन फेज, दे डू नॉट एग्जिस्ट इन द सॉलिड स्टेट. तो सॉलिड बाइकार्बोनेट of Na plus, K plus, Rb plus, Cs plus, ammonium plus only exist. Others can exist in solution form, can exist in aqueous form. सॉल्यूशन फॉर्म में कैल्शियम बाइकार्बोनेट है तो वो सॉल्यूशन फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा, सॉलिड फॉर्म में आइसोलेट नहीं हो सकता. तो सॉलिड बाइकार्बोनेट ऑफ सोडियम आयन, पोटेशियम आयन, रुबिडियम आयन, सीजियम आयन, अमोनियम आयन ओनली एग्जिस्ट. अच्छा, लिथियम भी नहीं, बिकॉज लिथियम एल्कली मेटल में आता तो है बट लिथियम का बिहेवियर बिल्कुल ही अलग होता है बिकॉज ऑफ द डायगोनल रिलेशनशिप. लिथियम शोज मोस्ट ऑफ द प्रॉपर्टीज सिमिलर टू द कौन, किसके साथ में, नेक्स्ट पीरियड का जो नेक्स्ट एडजेसेंट एलिमेंट्स है कौन, मैग्नीशियम. तो मोस्ट ऑफ द प्रॉपर्टीज ऑफ द लिथियम आर सिमिलर टू दैट ऑफ मैग्नीशियम. जैसे मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट नहीं करता, लिथियम बाइकार्बोनेट आल्सो डज नॉट एग्जिस्ट इन द सॉलिड स्टेट. हाँ, इट कैन एग्जिस्ट इन द सॉल्यूशन फॉर्म और इन एक्वस फॉर्म. तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट था, यू शुड रिमेंबर लाइक दिस. देयर आफ्टर सल्फाइड की बात करें, SO3 सल्फाइड आयन बिल्कुल सिमिलर, ऑल इनसॉल्युबल. ये इनसॉल्युबल वाला टर्म अंडरलाइन कर लिया करो, सॉल्युबल इनसॉल्युबल, ऑल इनसॉल्युबल एक्सेप्ट, बिल्कुल सिमिलर बिहेवियर एक्सेप्ट ऑफ सोडियम आयन, पोटेशियम आयन, रुबिडियम आयन, सीजियम आयन, अमोनियम आयन. बाकी सभी इनसॉल्युबल हैं, जबकि बाइसल्फाइड्स ऑल आर सॉल्युबल, ऑल आर सॉल्युबल. तो all are soluble, all bisulfides are soluble, so like that you have to remember. इसके बाद बात करेंगे, चलिए सल्फाइड आयन 3. सल्फाइड आयन भी आपके सिलेबस में हैं. जो क्लास ए था, क्लास ए जो एसिड रेडिकल्स थे उसमें दो भाग में डिवाइड किया था, डाइल्यूट H2SO4 ग्रुप एंड कंसंट्रेट H2SO4 ग्रुप. तो डाइल्यूट H2SO4 ग्रुप में सल्फाइड आयन भी आएगा. तो सल्फाइड आयन तो कौन से सॉल्युबल हैं, सल्फाइड्स ऑफ एल्कली मेटल्स, जैसे कौन, Na प्लस, K प्लस, Rb प्लस, Cs प्लस. एल्कलाइन अर्थ मेटल्स, अमोनियम आयन आर सॉल्युबल. ये सॉल्युबल हैं. रेस्ट आर पीपीटी. सल्फाइड्स ऑफ
सोडियम आयन, पोटेशियम आयन, ये सब सॉल्युबल हैं। जैसे एग्जांपल सोडियम सल्फाइड, पोटेशियम सल्फाइड, बेरियम सल्फाइड एटसेट्रा आर वाटर सॉल्युबल। बाकी इनसॉल्युबल हैं। मोस्ट ऑफ द मेटल, डी ब्लॉक के मेटल्स के सल्फाइड, दे आर इनसॉल्युबल, they are insoluble. That's why H2S is a very good reagent for testing so many cations of D block metals. तो कौन से soluble हैं? सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम। इसमें लिथियम को काउंट नहीं करते हैं हम। Alkaline earth metals like barium ion, calcium ion and so on, ammonium ion and so on। तो इस तरीके से हम ये बात कहते हैं। नोट कर लें सबको। अच्छा, इसी में बाइसल्फाइड भी होते हैं। इन जनरल बाइसल्फाइड्स कौन, HS माइनस, एंड पॉलीसल्फाइड्स कौन, SN2 माइनस आर सॉल्युबल इन वाटर। जैसे पॉलीसल्फाइड्स कौन से होते हैं भाई, जरा देखना। S22 माइनस, S32 माइनस, S42 माइनस, क्या बोलोगे, डाइसल्फाइड, ट्राइसल्फाइड, टेट्रासल्फाइड। तो ये सब किस कैटेगरी में आ गए, पॉलीसल्फाइड्स। So these are the polysulfides and these polysulfides are usually soluble in water. तो bisulfides and polysulfides are usually soluble in water. तो ये एक important point था, you should remember. Generally most of the D block metal salts, metal sulfides are insoluble in water. Then comes fourth. खासकर नाइट्राइड, नाइट्रेट and acetate, इनको all together all soluble except AgNO2, CS3COG, Ag, CS3COO, twice Hg, BiONO3, all soluble except this। तो ये partially soluble और precipitate बनता है but partially soluble। These two are partially soluble। तो these are partially soluble। बाउंड्री लाइन, बाउंड्री केस। बाउंड्री केस का मतलब ये हो गया कि बाउंड्री केस कहना भी इसको ठीक नहीं होगा। आप तो पार्शियली सॉल्युबल का बोलो, मतलब ये हुआ कि कुछ अमाउंट अगर डिसॉल्व की तो कुछ तो घुल जाती है, कुछ पीपीटी रहती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम इसे प्रेसिपिटेट की कैटेगरी में ले सकते हैं इफ द कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन इज हाई। ये बात हम क्वालिटेटिव में आने वाले टाइम में कहेंगे। हालांकि आयनिक इक्विलिब्रियम में आपने पढ़ा हुआ होता है कि प्रेसिपिटेट तो जब भी बनता है व्हेन QIP exceeds KSP of the given salt। और QIP मतलब आयनों की कंसंट्रेशन का प्रोडक्ट। तो हाई कंसंट्रेशन पर आसानी से प्रेसिपिटेट बना लेते हैं। सो पार्शियली सॉल्युबल हैं एंड become insoluble when high concentration of these ions are present so that QIP exceeds KSP। तो अगर हाई कंसंट्रेशन ऑफ सिल्वर आयन इन प्रेजेंस ऑफ नाइट्राइट आयन है, हाई कंसंट्रेशन ऑफ एसिटेट आयन इन प्रेजेंस ऑफ Ag प्लस है, हाई कंसंट्रेशन ऑफ एनी ऑफ द आयन और बोथ ऑफ द आयन प्रेजेंट हैं,
तो QIP will exceed KSP and they will become precipitate. This is the only nitrate which is usually almost all the nitrates are soluble in water. This is insoluble. हालांकि लिख दिया हमने all soluble except this. ये insoluble in water है, sparingly soluble और insoluble in water. बिस्मिथ 3 ऑक्सी सॉल्ट्स कहलाते हैं ये नाइट्रेट। वैसे तो ऑलमोस्ट ऑल द नाइट्रेट्स आर सॉल्युबल इन वाटर एक्सेप्ट दिस नोटेबल वन, कौन? BiONO3। तो लिखे भी इस बात को, ऑलमोस्ट ऑल नाइट्रेट्स आर सॉल्युबल इन वाटर। ऑलमोस्ट ऑल नाइट्रेट्स आर सॉल्युबल इन वाटर एक्सेप्ट, ये बड़ा वाइटल पॉइंट है, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, यू शुड रिमेंबर, कौन? BiONO3। बिस्मिथ ऑक्सी आयन है, इस आयन को बोलते हैं, ये जो BiO प्लस आयन है इसे बोलते हैं बिस्मिथ 3 ऑक्सी कैटायन। बिस्मिथ 3 ऑक्सी कैटायन, दीज आर ऑक्सी कैटायंस। तो BiONO3 is insoluble in water. तो almost all the nitrates are soluble in water. Almost all the nitrites are soluble except AgNO2. Almost all acetates are soluble except silver acetate and mercury acetate. ये भी बहुत ज्यादा insoluble नहीं है, partially soluble हैं। High concentration use करोगे आयनों की, then only the precipitate will form, otherwise precipitate will not form. So like that you have to say, and nitrate तो लगभग सभी soluble हैं except BiONO3। तो केयरफुली बातों को लिखें, समझें, याद करें। एक दिन में याद नहीं होंगे ये, बार बार 2-4 दिन 8 दिन में यूज हो जाएंगे। और जब आप टेस्ट पढ़ोगे, कंफर्मेटरी टेस्ट ऑफ कार्बोनेट आयन, सल्फाइड आयन, नाइट्राइट, नाइट्रेट, I-, Cl-, Br- एंड सो मेनी आयंस इन द फोर्थ कमिंग लेक्चर्स, देन धीरे धीरे ये याद हो जाएंगे। और थोड़ा लॉजिक के साथ भी पढ़ें ताकि याद करने में इजी रहे। याद तो फिर भी करना ही पड़ेगा। क्वालिटेटिव इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर JEE एडवांस्ड। एडवांस वाले तो पता नहीं क्या पागल हो गए, पिछले 5-6 सालों से खूब क्वेश्चन पूछ रहे हैं आजकल फ्रॉम क्वालिटेटिव एनालिसिस। सो लाइक दैट वी हैव टू डू। ये था नाइट्राइट, नाइट्रेट एंड एसीटेट। चलिए आगे चलेंगे फर्दर। क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड की बात करते हैं। मैं इसको हटा देता हूं। फिफ्थ, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड। चूंकि फ्लोराइड हमारे सिलेबस में नहीं होता तो वी डू नॉट टॉक अबाउट इट। हालांकि फ्लोराइड में भी कुछ सॉल्युबल होते हैं, मोस्टली अल्कलाइन अर्थ मेटल्स के इनसॉल्युबल होते हैं, एंड मोस्ट ऑफ द रेस्ट आर सॉल्युबल। बट ऐसे तो अगर आयन लोगे ना तो फिर तो क्लोरेट, परक्लोरेट, ब्रोमेट, परब्रोमेट, ऑक्सिलेट, सो मेनी विल बी देयर। फिर तो इट बिकम्स डिफिकल्ट टू मैनेज ऑल दीज सॉल्ट्स टू रिमेंबर। तो इसलिए जो मेन हैं, जो इंपॉर्टेंट हैं, वो मैं याद करवा रहा हूं आपको यहां पर। तो क्लोराइड, ब्रोमाइड, चलो क्लोराइड की बात करते हैं। क्लोराइड ऑल सॉल्युबल एक्सेप्ट, ये इंपॉर्टेंट हैं, ये खूब काम आएंगे। ऑल सॉल्युबल एक्सेप्ट ऑफ Ag+, Ag2+, Pb2+, copper+, SbO+, BiO+, Ag2O2+, ये ऑक्सीकैटायंस हैं। These are ऑक्सीकैटायंस। ये स्पेशल आयन है Pb2+। क्यों स्पेशल है? आई विल टेल। जरा ब्रोमाइड पर आना। तो ब्रोमाइड में Ag ऑल सॉल्युबल, ये सॉल्युबल अंडरलाइन कर लो, एक्सेप्ट, सभी घुल जाते हैं इन्हें छोड़ के, ऑफ, वही Ag+, Ag2+, कॉपर+, Pb2+। इसमें भी एक खास बात है,
ये सब। आयोडाइड में देखें ऑल सॉल्युबल एक्सेप्ट, वापस एक्सेप्ट ऑफ Ag प्लस, Ag2 प्लस, इवन Hg2 प्लस बी, कॉपर प्लस, Ab2 प्लस। वापस एक खास बात है, क्या खास बात है? वी शैल टॉक, IIT जेईई में आया हुआ है इस पॉइंट इसके ऊपर। Bi3 प्लस, दे आर इनसॉल्युबल। क्या खास बात है? वो खास बात ये है कि PbCl2, PbBr2, PbI2 become soluble in water, in boiling water or hot water. Very important point, IIT has utilized this in solving questions. क्वालिटेटिव एनालिसिस में कई बार क्वेश्चन वो होते हैं जैसे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ते हो ना, सिंथेसिस वाले क्वेश्चंस, कंपाउंड ए having the ketonic linkage is made to react with ozone and it gives the two products, one shows isomerism, optical isomerism, other does not show, other when dissolved in this particular reagent gives C when dissolved into D reagent gives E, identify A, B, C, D, E, like that questions are there organic chemistry में. Similar type of questions come from the block chemistry as well as qualitative analysis and mostly they are clubbed. क्वालिटेटिव भी होगा उसमें और ब्लॉक केमिस्ट्री के भी रिएक्शंस आ जाएंगे, इसलिए कई बार इस तरह के क्वेश्चंस कॉम्प्रिहेंशन में बड़े फिट बैठते हैं आजकल के पैटर्न में जेईई एडवांस्ड में। तो जेईई एडवांस्ड में कॉम्प्रिहेंशंस में इस तरह के क्वालिटेटिव क्वेश्चंस कंबाइंड विद द ब्लॉक केमिस्ट्री खूब पूछे जाते हैं, आ रहे हैं क्वेश्चंस। अब वो आएगा तो पूरा क्वेश्चन आएगा और कहीं भी अटक गया बीच में तो फिर तो वो क्वेश्चन सॉल्व नहीं होता आपसे। तो इसलिए थॉरो नॉलेज ऑफ क्वालिटेटिव इज इंपॉर्टेंट फॉर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इनफैक्ट अगर आप क्वालिटेटिव अच्छे से पढ़ते हो तो ब्लॉक केमिस्ट्री का भी आपका काफी कुछ पोर्शन स्ट्रांग हो जाता है, कवर अप हो जाता है। तो PbCl2, PbBr2, PbI2 बिकम सॉल्युबल, सॉल्युबल हो जाता है ये इन बॉइलिंग वाटर और हॉट वाटर। ठंडे पानी में दे आर इनसॉल्युबल, गर्म पानी में दे बिकम सॉल्युबल एंड दिस वाज यूटिलाइज्ड इन IIT। डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं था बट IIT के एक क्वेश्चन में इसका यूज किया गया था। So like that you have to remember, ये थे क्लोराइड, ब्रोमाइड एंड आयोडाइड। So guys they were important। अब जैसे यही आयन था, इसे ये तो मैंने बता दिया, बिस्मिथ ऑक्सी कैटायन, ये एंटीमनी 3 ऑक्सी कैटायन, मरकरी 2 ऑक्सी कैटायन। तो लाइक दैट यू विल सी। इसके बाद सल्फेट आयन, 6th guys in the sulfate all soluble except, सभी घुल जाते हैं एक्सेप्ट कौन? Pb2 प्लस, बेरियम 2 प्लस, स्ट्रोंशियम 2 प्लस, कैल्शियम 2 प्लस, मर्क्यूरिक 2 प्लस एंड Ag प्लस। अच्छा ये पार्शियली सॉल्युबल हैं। पार्शियली सॉल्युबल का मतलब पीपीटी जब ही बनेगा जब कंसंट्रेट यूज करोगे आप। कैल्शियम है ये, जब इन आयनों की कंसंट्रेशन हाई होगी तभी QIP will exceed KSP and then only the precipitate will form. But Pb2 plus बेरियम आयन, स्ट्रोंशियम आयन, इनके सल्फेट स्पेरिंगली सॉल्युबल हैं, ऑलमोस्ट इनसॉल्युबल हैं इन वाटर। तो इस तरीके से दे आर ऑन बाउंड्री केसेस, तो ये याद रखेंगे। बाकी इनसॉल्युबल की कैटेगरी में ही लेंगे, तो ऑल सॉल्युबल एक्सेप्ट देम। अच्छा बेसिक सल्फेट्स ऑफ, ये भी एक पॉइंट है, बेसिक सल्फेट्स of Hg, copper are insoluble। बेसिक सल्फेट भी कई बार यूजफुल होते हैं, मैं ऊपर लिखूंगा, नीचे कट जाता है कई बार। ऊपर आप हैलाइड आयन जो मैंने बताए हैं, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड, इनको एक बार आप नोट कर लो, नोट इट डाउन। यहां जाओ सल्फेट में, तो बेसिक सल्फेट इधर जाओ जरा। तो बेसिक सल्फेट ऑफ द कॉपर एंड मरकरी दे आर ऑल्सो इनसॉल्युबल, जैसे COOH twice dot CuSO4।
HgO.HgSO4 insoluble in water। इसको बोलते हैं बेसिक कॉपर सल्फेट, बेसिक मरकरी सल्फेट या मर्क्यूरिक सल्फेट। तो इस तरीके से दे आर ऑल्सो इनसॉल्युबल इन वाटर, इनसॉल्युबल इन वाटर। देन कम्स फॉस्फेट, कौन? सेवंथ। फॉस्फेट आयन, all are insoluble, all are insoluble except of Ag plus, Ag नहीं, सोडियम प्लस, पोटेशियम प्लस, रुबिडियम प्लस, सीजियम प्लस, दैट्स इट। ये चार ही कैटायंस के सब फॉस्फेट्स जो हैं दे आर इनसॉल्युबल, ऑल आर इनसॉल्युबल। बस ये इन चारों के ही सॉल्युबल हैं, बाकी सब इनसॉल्युबल हैं। तो एक्सेप्ट ऑफ दिस विच आर सॉल्युबल। सोडियम फॉस्फेट इज सॉल्युबल, पोटेशियम फॉस्फेट इज सॉल्युबल, सीजियम फॉस्फेट, लिथियम को तो काउंट नहीं करते, अल्कली मेटल है तो सही, बट मोस्ट ऑफ इट्स प्रॉपर्टीज आर सिमिलर टू द मैग्नीशियम। तो वो मैग्नीशियम जैसा ही बिहेव करता है बिकॉज ऑफ डायगोनल रिलेशनशिप, बताया भी था मैंने अभी। तो अल्कली मेटल्स में ये होते हैं। अच्छा, प्राइमरी फॉस्फेट, प्राइमरी फॉस्फेट्स कौन? जैसे H2PO4 माइनस, इन्हें प्राइमरी बोलते हैं, प्राइमरी फॉस्फेट्स। एंड सेकेंडरी फॉस्फेट्स, कौन? HPO4 2 माइनस आर सॉल्युबल। तो प्राइमरी फॉस्फेट्स ऑफ अल्कलाइन अर्थ मेटल्स आर आल्सो सॉल्युबल एंड सेकेंडरी फॉस्फेट्स ऑफ alkali and alkaline earth metal, alkali and alkaline earth metals are soluble। तो ये फिर ये क्या कहलाते हैं? ये टर्शियरी फॉस्फेट कहलाते हैं, टर्शियरी फॉस्फेट्स। मार्कर चेंज करते हैं तो ध्यान दो, टर्शियरी फॉस्फेट्स जो नॉर्मली हम फॉस्फेट बोलते हैं, ऑल आर इनसॉल्युबल एक्सेप्ट सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, जो कि घुल जाते हैं, सॉल्युबल हैं। बट प्राइमरी फॉस्फेट जैसे H2PO4 माइनस, सेकेंडरी फॉस्फेट जैसे HPO4 माइनस ऑफ एल्कली एंड अल्कलाइन अर्थ मेटल्स आर सॉल्युबल। तो जनरली ये सब घुल जाते हैं, ये याद रखेंगे। फॉस्फेट ऑक्साइड्स भले सॉल्ट नहीं है, बट मेटल ऑक्साइड्स जो होते हैं उनकी सॉल्युबिलिटी भी इंपॉर्टेंट होती है, वो मैं लिख देता हूं। That also you have to remember। Eighth, oxides। Oxides भी बड़े यूजफुल होते हैं। All insoluble, most of the oxides are insoluble, all insoluble except sodium oxide, potassium oxide, बेरियम ऑक्साइड, रुबिडियम और सीजियम के ऑक्साइड तो अनस्टेबल होते हैं, दे आर रादर मोर इंपॉर्टेंट इन परऑक्साइड एंड सुपर ऑक्साइड्स। तो सोडियम ऑक्साइड, पोटेशियम ऑक्साइड, बेरियम ऑक्साइड, स्ट्रोंशियम ऑक्साइड, ये सब। अच्छा, ये जो कैल्शियम ऑक्साइड है ना, जिसे क्विक लाइम बोलते हैं हम, इज पार्शियली सॉल्युबल। ये भी पार्शियली सॉल्युबल है, मतलब ऐसा नहीं कि फ्रीली सॉल्युबल हो जाए। सोडियम ऑक्साइड है, पानी में घोल दो, सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाएगा, लार्ज अमाउंट में इट इज सॉल्युबल इन वाटर। बट कैल्शियम ऑक्साइड क्विक लाइम इज पार्शियली सॉल्युबल इन वाटर। और वो क्विक लाइम को अगर पानी में चूना बोलते हैं, इसको CaO इज कॉल्ड चूना। तो चूना बोलते हैं चूने को। कई बार हम, अगर आपको याद हो तो दीपावली के टाइम पर, अब तो खैर पेंट वेंट चलते हैं, शहरों में थोड़ा ज़्यादा चलते हैं, जहाँ पर पैसे खर्च करके हम बिल्कुल डिस्टेम्पर इमल्शन पेंट्स यूज़ करते हैं, एशियन पेंट्स, ट्रैक्टर पेंट्स, ये सब जितने भी आते हैं। बट अभी भी गांव में जाओ तो वहाँ पर चूना ले आते हैं, 10 किलो चूना ले आए, सस्ता आता है, और एक बड़े ड्रम में या कढ़ाओ में
पानी भर करके उसमें डालते हैं, जैसे ही पानी डालते हैं एक्सोथर्मिक प्रोसेस होता है, हीट इज इवॉल्व आउट, तो एकदम उबलने लगता है वो गरम गरम। आपने भी शायद ऑब्जर्व किया हो, बिकॉज सम ऑफ द व्यूअर्स, सम ऑफ द स्टूडेंट्स माइट बी लाइक मी, हेलिंग फ्रॉम द विलेज बैकग्राउंड, तो उन्होंने ये बात हो सकता है ऑब्जर्व भी की हो। तो वो जैसे चूना डालते हैं पानी में, पुताई के लिए काम में रहते हैं, व्हाइट वॉश करने के लिए दिवाली के टाइम पे, तो वो उबलने लगता है, हाईली एक्सोथर्मिक होता है, और फिर छोड़ देते हैं उसे कुछ घंटों के लिए। रात को मान लो डाल दिया, सुबह देखा, तो सुबह देखते हैं तो नीचे एकदम प्रेसिपिटेट टाइप का मिल्कीनेस रहती है और ऊपर क्लियर सॉल्यूशन होता है। तो ऊपर जो क्लियर है दैट इज कॉल्ड लाइम वाटर, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का एक्वस सॉल्यूशन, और नीचे कहलाता है मिल्क ऑफ लाइम, दूध या चूना। मिल्क ऑफ लाइम मतलब दूध या चूना, और ऊपर लाइम वाटर, चूने का पानी। खैर ये क्विक लाइम, कैल्शियम ऑक्साइड इज ऑल्सो पार्शियली सॉल्युबल, और फिर मैग्नीशियम ऑक्साइड एंड BeO आर वाटर इनसॉल्युबल। इनसॉल्युबल, ये सॉल्युबल हैं। तो जब तो हमने कहा ऑल इनसॉल्युबल एक्सेप्ट सोडियम ऑक्साइड, पोटेशियम ऑक्साइड, बेरियम ऑक्साइड एंड स्ट्रोंशियम ऑक्साइड। बाकी सभी जैसे कैल्शियम ऑक्साइड बॉर्डर लाइन है, पार्शियली सॉल्युबल है। मैग्नीशियम ऑक्साइड, बेरिलियम ऑक्साइड तो पानी में घुलते ही नहीं, दे आर इनसॉल्युबल इन वाटर। बाकी डी ब्लॉक की मेटल्स के ऑक्साइड्स, दे आर इनसॉल्युबल इन वाटर, दैट्स व्हाई दे आकर इन द फॉर्म ऑफ ओर्स। Most of the metals in the earth crust are in the form of oxide ores or sulfide ores, because many metals, oxide and sulfide, they are insoluble in water. बारिश पड़ेगी तो घुल ना जाएंगे, फिर अगर soluble होंगे तो ओर के रूप में कैसे मिलेंगे? यही कारण है कि नाइट्रेट ओर्स आर रेयर। अर्थ क्रस्ट के अंदर जो नाइट्रेट ओर्स होते हैं दे आर रेयर, बिकॉज नाइट्रेट्स आर मोस्टली सॉल्युबल इन वाटर। बारिश पड़ेगी तो वो ओर डिसॉल्व ना हो जाएगा पानी में फिर, तो इसलिए नाइट्रेट ओर्स आर वेरी रेयर। तो ये ध्यान रखेंगे, नहीं पाए जाते वो। तो दीज आर सम ऑफ द सॉल्युबिलिटी। हालांकि सॉल्युबिलिटी तो ऐसे तो सॉल्युबिलिटी एक बहुत बड़ा चार्ट है, नो वी आर नॉट सपोज टू रिमेंबर, इवन वी कैन नॉट रिमेंबर ऑल, जिसमें अब मान लो और बहुत सारे सॉल्ट होते हैं, जिसमें फ्लोराइड भी आ गया, क्लोरेट पर क्लोरेट भी आ गए, ब्रोमेट भी आ गए, और थायोसाइनेट भी आ गए, साइनाइड आ गया, साइनेट आ गए, उसके अलावा और भी आयंस हो सकते हैं, ऑक्जिलेट आ गए, या डाइक्रोमेट आ गए, क्रोमेट आ गए, मैंगनेट आ गए, परमैंगनेट आ गए। नहीं, वो जैसी हमें जरूरत पड़ेगी अकॉर्डिंगली वी विल टेक अप और वी विल टॉक अबाउट द सॉल्युबिलिटी ऑफ द स्पेसिफिक दैट पर्टिकुलर सॉल्ट। तो गाइज ये थी सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी को थोड़ा सा अच्छे से एक बार पढ़ लेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में वी विल स्टार्ट द कंफर्मेटरी टेस्ट ऑफ क्लास ए रिएजेंट्स या क्लास ए एनायंस एसिड रेडिकल्स, जिसमें भी हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, डाइल्यूट H2SO4 एंड कंसंट्रेट H2SO4। डाइल्यूट H2SO4 के मेनली 5 एनायंस हैं विच वी हैव टू स्टडी। कार्बोनेट, सल्फाइड, कार्बोनेट बाइकार्बोनेट एक साथ हो जाता है, कार्बोनेट, सल्फाइड, सल्फाइड, नाइट्राइट एंड एसीटेट आयन। देखो, हम क्वालिटेटिव एनालिसिस में हमने जनरल बात की थी, कहा भी था कि क्वालिटेटिव एनालिसिस में हम एक सिस्टमेटिक प्रोसीजर फॉलो करते हैं, जिसमें हम कंफर्मेटरी टेस्ट की बात अब शुरू कर रहे थे। सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉल्ट्स के बारे में हमने बता दिया था। अब कंफर्मेटरी टेस्ट का मतलब वेट टेस्ट भी बोलते हैं कि सॉल्यूशन फेज में हम कंफर्म करते हैं कि ये एनायन या ये कैटायन कौन सा है। चूंकि हम एनायन पहले पढ़ रहे हैं तो आज हम एनायंस के टेस्ट भी लेंगे, बट उससे एक पहले बात करेंगे वाटर एक्सट्रैक्ट एंड सोडा एक्सट्रैक्ट। ये बहुत कॉमनली यूज्ड टर्म्स हैं, व्हाट इज सोडा एक्सट्रैक्ट और सोडियम कार्बोनेट एक्सट्रैक्ट। मान लो वो सॉल्ट है, जैसे मैंने बताया था सॉल्ट दिया जाता है, हम एक सैंपल सॉल्ट को पानी में घोल करके उसका सॉल्यूशन बनाएंगे कंफर्मेटरी टेस्ट के लिए। कई बार अगर सॉल्ट ही सॉल्युबल ना हुआ तो इफ सॉल्ट इज इनसॉल्युबल इन वाटर, नॉट सॉल्युबल इन वाटर या स्पेरिंगली सॉल्युबल इन वाटर, तो फिर तो एनायन की इनफ कंसंट्रेशन आ ही नहीं पाएगी सॉल्यूशन में। और जब एनायन की इनफ कंसंट्रेशन नहीं होगी सॉल्यूशन में तो आप रिएजेंट मिलाओगे भी तो एक्चुअल टेस्ट विल नॉट कम। तो वी वांट अ हायर कंसंट्रेशन ऑफ एनायन इन द सॉल्यूशन और कैटायन इन द सॉल्यूशन फॉर कैरिंग आउट द टेस्ट। तो टेस्ट को परफॉर्म कराने के लिए हमें इनफ कंसंट्रेशन चाहिए एनायन की या कैटायन की, इसलिए हम बनाते हैं सोडा एक्सट्रैक्ट, पर्टिकुलरली यूज्ड फॉर दोज सॉल्ट्स विच आर नॉट सॉल्युबल इन वाटर। तो लिखो हेडिंग सोडियम कार्बोनेट एक्सट्रैक्ट और सोडा एक्सट्रैक्ट। सोडियम कार्बोनेट एक्सट्रैक्ट
और सोडा एक्सट्रैक्ट। सोडियम कार्बोनेट एक्सट्रैक्ट और सोडा एक्सट्रैक्ट particularly useful when given salt is sparingly soluble in water। तो particularly useful when given salt is sparingly soluble in water। तो enough concentration will not be available, तो what do we do to get enough concentration of anion। मान लो anion का टेस्ट कर रहे हैं, तो enough concentration of anion in solution given salt is mixed with Na2CO3 and boiled in distilled water। boiled in distilled water। सोडियम कार्बोनेट के साथ खास बात क्या है कि सोडियम कार्बोनेट के साथ गिवन सॉल्ट होगा तो वो जो कैटायन है, जनरली जो मेटल कैटायन है वो कार्बोनेट बना लेगा एंड मोस्ट ऑफ द कार्बोनेट्स आर इनसॉल्युबल इन वाटर। कैटायन ऑफ गिवन सॉल्ट फॉर्म मोस्टली insoluble carbonate and enough required concentration of anion can be obtained in solution। तो देखो क्या बात कही गई, टू गेट इनफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एनायन इन सोल्यूशन गिवन सॉल्ट इज मिक्स्ड विद सोडियम कार्बोनेट एंड बॉइल्ड इन डिस्टिल्ड वाटर। कैटायन ऑफ द गिवन सॉल्ट, जो भी सॉल्ट हमें पुड़िया में रख के दिया जाएगा, पुड़िया जरूरी नहीं है, वो तो मैं बोल देता हूँ ऐसे ही, हमें पुड़िया में मिला था इसलिए बोल देता हूँ बार बार। तो कैटायन ऑफ द गिवन सॉल्ट फॉर्म मोस्टली इनसॉल्युबल कार्बोनेट and enough concentration of anion can be obtained in solution to carry out the wet test। To carry out the wet tests, जैसे एग्जाम्पल लो, मान लो जैसे ये बेरियम कार्बोनेट है या बेरियम सल्फेट ले लो, चलो ये है, ये बेरियम सल्फेट गिवन सॉल्ट है, ये इनसॉल्युबल सॉल्ट। अब ये तो आप सीख चुके हो कि बेरियम सल्फेट इज नॉट सॉल्युबल इन वाटर, नो इट इज इनसॉल्युबल, ये नहीं घुलता, तो ये तो इनसॉल्युबल है सॉलिड के फॉर्म में। आप क्या करो, सोडियम कार्बोनेट मिलाओ सॉलिड, मान लो ये 1 ग्राम लिया है तो ये 3 ग्राम ले लो, 1:3 रेशियो बाई मास। जनरली 1 ग्राम गिवन सॉल्ट ले लो तो 3 गुना, लगभग 3 गुना सोडियम कार्बोनेट सॉलिड ले लो। पाउडर मिला लिया, nearly 20 ml distilled water boiled for 10 to 15 minutes। आप 10 से 15 मिनट बॉयल करो उसको, 20 ml डिस्टिल वाटर मिला करके बॉयल करोगे तो क्या होगा, ये बेरियम कार्बोनेट का पीपीटी बन जाएगा, बेरियम कार्बोनेट का पीपीटी बन गया, प्लस साथ में क्या, सोडियम सल्फेट एक्वस, मिल गया सोडियम सल्फेट आयन नाउ अवेलेबल इन सॉल्यूशन इन डिजायर्ड कंसेंट्रेशन। तो देखो आप सोडियम सल्फेट सॉल्युबल इन वाटर, तो सोडियम सल्फेट घुल गया पानी में, सल्फेट आयन आ गया, नाउ वी कैन डू द टेस्टिंग ऑफ सल्फेट आयन। सो दिस वाज द पर्पस ऑफ सोडा एक्सट्रैक्ट, इसे सोडा एक्सट्रैक्ट भी बोलते हैं। सोडियम कार्बोनेट मिला करके आप कैटायन को हटा करके जो एनायन टेस्ट करना चाहते हो उसको सॉल्यूशन में ले आते हैं, एंड दिस इज कॉल्ड सोडियम एक्सट्रैक्ट। इट इज ऑलवेज प्रिफर्ड टू हैव
सोडियम एक्सट्रैक्ट और सोडा एक्सट्रैक्ट, क्योंकि शुरू में तो हमें पता ही नहीं ना कि सॉल्ट कौन है और घुल नहीं रहा है। मान लो कई बार ये भी पता नहीं चलता है कि वो घुला कि नहीं घुला, हालांकि कितना घुला, कम घुला या ज़्यादा घुला, एक डिजायर्ड कंसंट्रेशन के लिए आपने सॉल्ट मिलाया बॉटम में, हालांकि पीपीटी कई बार दिख जाता है बट थोड़ा दिख रहा है, ज़्यादा दिख रहा है, उसके बेसिस पे तो चल नहीं सकते ना। तो इट इज़ ऑलवेज प्रिफर्ड टू हैव द सोडा एक्सट्रैक्ट वाइल कैरिंग आउट टेस्टिंग ऑफ एनायंस। एक बार पहले ये पूरी बात नोट करो, ये सब आपके प्रैक्टिकल मैनुअल्स में भी अच्छे से दिया हुआ होता है। वो एनसीईआरटी का जो प्रैक्टिकल मैनुअल है वो जरूर पढ़ें क्वालिटेटिव टेस्टिंग के लिए। नोट करो इसको, नोट इट डाउन। It is always preferred to use soda extract for qualitative analysis, qualitative analysis of salt। अच्छा, ऐसी एक टर्म यूज करते हैं वाटर एक्सट्रैक्ट। सोडा एक्सट्रैक्ट को तो हम SE लिख देते हैं, SE सोडा एक्सट्रैक्ट। वाटर एक्सट्रैक्ट को कई बार WE लिख देते हैं। अगर सॉल्ट सॉल्युबल है पानी के अंदर और फ्रीली सॉल्युबल है तो कई बार सोडा एक्सट्रैक्ट बनाने की जरूरत नहीं पड़ती, तो हम पानी में ही घोल करके वेट टेस्ट परफॉर्म करा लेते हैं, तो उसे बोलते हैं वाटर एक्सट्रैक्ट। व्हेन सॉल्ट इज फ्रीली सॉल्युबल इन वाटर एट रूम टेम्परेचर। तो रूम टेम्परेचर पे घोला, आसानी से घुल गया। अब मान लो सोडियम क्लोराइड है, क्लोराइड आयन का टेस्ट ले रहे हैं, सोडियम क्लोराइड को पानी में घोल दिया, इनफ कंसंट्रेशन ऑफ Cl माइनस विल बी प्रेजेंट इन इट, तो आपको फिर सोडा एक्सट्रैक्ट बनाने की जरूरत नहीं है। बना भी लोगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो व्हेन सॉल्ट इज फ्रीली सॉल्युबल इन वाटर एट रूम टेम्परेचर, तो सॉल्यूशन कहलाएगा सोडा एक्सट्रैक्ट, तो सॉल्यूशन कहलाएगा वाटर एक्सट्रैक्ट। तो ये एक तरीके का पॉइंट था, आप नोट करेंगे इसको। अब चलिए बात करते हैं टेस्टिंग ऑफ एनायंस की। एक्चुअल टेस्ट, वेट टेस्ट ऑफ एनायन, उसमें भी हमने कहा था कि एनायंस को हमने दो भागों में डिवाइड किया, क्लास ए एंड क्लास बी। क्लास ए भी दो भागों में थे, डाइल्यूट HCl या H2SO4 ग्रुप, और दूसरा था कंसंट्रेट H2SO4 ग्रुप। चलिए बात करते हैं ग्रुप ए में या क्लास ए में जो टेस्ट हैं, तो लिखो क्लास ए टेस्ट ऑफ एनायंस। पहले नोट करो ये पूरी बात। तो एक काम करेंगे, अभी बात करेंगे जैसे क्लास ए है, क्लास ए एनायंस, जिसमें हम डाइल्यूट H2SO4 या डाइल्यूट HCl ग्रुप और कॉन्सेंट्रेट H2SO4 ग्रुप, इस तरह के एनायंस होंगे जो हम यूज करेंगे। तो चलिए बात करते हैं पहले डाइल्यूट H2SO4, डाइल्यूट HCl, जिसमें कार्बोनेट है, सल्फाइट है, सल्फाइड है, नाइट्राइट है, एसीटेट है और थायोसल्फेट है। वन बाय वन वी आर गोइंग टू टेक अप। चलिए बात करते हैं, हेडिंग लिखो ग्रुप ए, क्लास ए एनायंस में डाइल्यूट H2SO4 ग्रुप, H2SO4 डाइल्यूट HCl ग्रुप एनायंस इन क्लास ए, राइट। चलिए पहले बात करते हैं, हम पूरी स्क्रीन को, आप पेपर पे नोट्स बनाएंगे, कॉपी में नोट्स बनाएंगे, तो उसको दो भागों में डिवाइड कर देते हैं। मान लो ये यहां ले लिया एक तरीके से रिएजेंट, और यहां ऑब्जर्वेशंस, रिएक्शंस, इन्फरेंस। तो लेफ्ट साइड में रिएजेंट क्या मिला रहे हैं, और यहाँ ऑब्जर्वेशंस, रिएक्शंस, इन्फरेंस, ये सब यहाँ लिखेंगे हम। चलिए पहले लेते हैं हम वन बाय वन, लेट अस टेक वन। अभी बात कर रहे हैं डाइल्यूट H2SO4, डाइल्यूट HCl ग्रुप एनायंस की।
तो पहले बात करते हैं कार्बोनेट। कार्बोनेट के साथ में बाइकार्बोनेट भी टेस्ट हो जाता है। फर्स्ट कार्बोनेट बाइकार्बोनेट, सबसे पहला था ग्रुप रिएजेंट। देखिए क्या करता है, हु इज ग्रुप रिएजेंट हियर, डाइल्यूट H2SO4 और डाइल्यूट H2L। तो डाइल्यूट H2SO4 और डाइल्यूट HCl इसके साथ रिएक्शन कराते हैं तो क्या होता है, पहले टेस्ट में क्या होगा, जैसे ही आप उस सॉल्यूशन के जिसके अंदर कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट है डाइल्यूट H2SO4 या डाइल्यूट HCl मिलाते हो तो गैस इवॉल्व्स विद द ब्रिस्क एफर्वेसेंस करके गैस बाहर आती है, हिसिंग साउंड के साथ गैस बाहर निकलती है। तो गैस कलरलेस, odorless gas evolve with brisk effervescence, तो कलरलेस odorless गैस इवॉल्व विद ब्रिस्क एफर्वेसेंस, ये इवॉल्व आउट होती है। जैसे रिएक्शंस क्या होंगी, आप जब डाइल्यूट H2SO4 मिलाओगे तो कार्बोनेट है ये, या इवन बाइकार्बोनेट क्यों भी क्यों ना हो, जब H प्लस डाइल्यूट H2SO4 से या डाइल्यूट HCl से आएगा एसिडिक मीडियम में, दे इवॉल्व CO2 गैस, तो CO2 गैस इज इवॉल्व्ड आउट प्लस H2O। यहीं पे बहुत इंपॉर्टेंट आता है लाइम वाटर और बेराइटा वाटर टेस्ट, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। पूरे सभी रिएक्शन इंपॉर्टेंट हैं, अनइम्पॉर्टेंट तो कुछ है ही नहीं, फिर भी मैं बता देता हूं कि बहुत जो इंपॉर्टेंट रिएक्शंस हैं, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। लाइम वाटर ये बड़ा फेमस टेस्ट होता है, नाम तो आपने जरूर सुना होगा, अगर ये टेस्ट ना भी पढ़े हो तो नाम तो बड़ा फेमस होगा, लाइम वाटर और बेराइटा वाटर टेस्ट। लाइम वाटर टेस्ट इनफैक्ट ज़्यादा फेमस है। तो लाइम वाटर और बेराइटा BARY बेराइटा वाटर टेस्ट। अच्छा, व्हाट इज लाइम वाटर, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन। व्हाट इज बेराइटा वाटर, बेरियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन। तो लाइम वाटर होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन एंड बेराइटा वाटर होता है बेरियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन। कोई सा एक लो, दोनों की जरूरत नहीं है, कोई सा भी एक। तो क्या होता है लाइम वाटर बेराइटा वाटर टेस्ट में, ये जो इवॉल्व्ड गैस है व्हेन पास्ड इनटू द लाइम वाटर और बेराइटा वाटर, एंटायर लाइम वाटर बिकम्स मिल्की व्हेन above evolved gas, when above evolved gas is passed into lime water और बेराइटा वाटर, कोई सा भी एक, then solution becomes मिल्की। सॉल्यूशन मिल्की हो गया। मिल्की क्यों हो गया जरा देखियो, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बेसिक मीडियम में, अगर ये CO2 गैस किसी भी हाइड्रोक्साइड में इनमें मिलाते हैं प्लस H2O, ये गैस जब पास कराते हैं इवॉल्व्ड गैस, तो कैल्शियम बाइकार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट का PPD बन जाता है। ऐसे बेरियम हाइड्रोक्साइड यूज करेंगे बेराइटा वाटर, तो बेरियम कार्बोनेट का वाइट PPD बन जाता है और ये टर्बिड हो जाता है। टर्बिड, सॉल्यूशन बिकम्स टर्बिड, TURBID। टर्बिड का मतलब गदला, गदला हो गया मतलब ओपेक हो गया, सफेदी सी आ गई पूरे उसमें, मिल्की हो गया। तो मिल्कीनेस अपीयर्स, दैट मींस व्हाइट प्रेसिपिटेट इज फॉर्म्ड। तो कैल्शियम कार्बोनेट का PPD बन जाता है यहाँ पर, वाटर की जरूरत नहीं है यहाँ। सो लाइक दैट कैल्शियम कार्बोनेट PPD इज फॉर्म्ड प्लस H2O। बट अगर लंबे समय तक अगर ये CO2 गैस पास करा दे तो ये जो कैल्शियम कार्बोनेट का PPD है, कार्बोनेट्स आल्सो कन्वर्ट इनटू द बाइकार्बोनेट व्हेन एक्सेस ऑफ द CO2 गैस इज पास्ड, व्हेन गैस इज पास्ड, गैस कौन सी, वो CO2, व्हेन गैस इज पास्ड फॉर प्रोलॉन्ग पीरियड, लंबे समय के लिए वो गैस पास करोगे तो वो कार्बोनेट किस में कन्वर्ट कर देगा, बाइकार्बोनेट में। ये भी अपने आप में इंपॉर्टेंट रिएक्शंस है। कार्बोनेट्स कन्वर्ट इनटू बाइकार्बोनेट व्हेन एक्सेस ऑफ द CO2 इज यूज्ड, प्रोलॉन्ग्ड पीरियड, मिल्कीनेस डिसअपीयर्स। मिल्कीनेस
डिसअपियर्स। तो मिल्कीनेस डिसअपियर क्यों हुई? बिकॉज कार्बोनेट इज कन्वर्टेड टू बाइकार्बोनेट। तो कैल्शियम कार्बोनेट का जो पीपीटी है, एक्सेस में जब CO2 गैस पास कराते हैं तो इट कन्वर्ट्स इनटू बाइकार्बोनेट, दैट इज CaH CO3 ट्वाइस एक्वस, और ऑल द बाइकार्बोनेट्स आर सॉल्युबल इन वाटर। तो मिल्कीनेस डिसअपियर हो गया। हालांकि इसमें अगर अमोनिया पास करा दें, मैं इसको ऊपर ले लेंगे, पहले यहां तक की बात नोट करो सभी। ये बहुत इंपॉर्टेंट टेस्ट चल रहा है, लाइम वाटर एंड बेडाइटा वाटर टेस्ट, इसको अच्छे से नोट करो। इससे जुड़ी हुई और जो बातें हैं वी शैल टॉक अबाउट। मैं नीचे वाला हटाऊंगा नहीं, ऊपर वाला पोर्शन ये हटा देंगे यहां से, बट नोट करो पूरी बात, नोट इट डाउन। इसी को कंटिन्यू कर लेते हैं, ये ऊपर चलते हैं यहाँ चलो भाई, यहाँ चलो, यहाँ से इसके बाद में तो ये जो कैल्शियम बाइकार्बोनेट बना, तो इसी ये HCO3 बना, कलरलेस सॉल्यूशन। किसी भी बाइकार्बोनेट में अमोनिया गैस पास करा दो और एक्वस अमोनिया का सॉल्यूशन मिला दो। अमोनिया इज बेसिक इन नेचर, तो दिस इज बेसिक सॉल्यूशन। तो वो बाइकार्बोनेट है, बेसिक सॉल्यूशन OH- जनरेट करेगा, वो इसके एसिडिक हाइड्रोजन को खा जाएगा, मिल्कीनेस रीअपियर्स अगेन। तो मिल्कीनेस वापस से बन जाता है। तो कैल्शियम कार्बोनेट का पीपीटी मिल्कीनेस रीअपियर्स प्लस अमोनियम कार्बोनेट इज ऑब्टेन्ड विच इज सॉल्युबल। तो गाइज ये एक इंपॉर्टेंट टेस्ट था, लाइम वाटर या बेराइटा वाटर टेस्ट। जब ये गैस कौन सी, कलरलेस ओडरलेस, अब कलरलेस है तो दिखेगी नहीं, ओडरलेस है तो सूंघोगे कैसे, और सूंघना तो वैसे भी अलाउड नहीं है। क्या पता साइनाइड हुआ तो, क्या पता HCN की वेपर्स हुई तो, आखिरी टेस्ट होगा जिंदगी का ना, सूंघे ना, डोंट स्निफ, द गैस इज इवॉल्व्ड। हालांकि लेबोरेटरी में साइनाइड प्रोवाइड नहीं किया जाता तो डरने की बात नहीं होती, बट पता नहीं। तो when above evolved gas is passed into the lime water or baryta water, solution becomes milky and this is like white precipitate is formed which is turbid solution. Turbid means milkiness. हालांकि लंबे समय तक गैस पास करोगे तो मिल्कीनेस डिसअपियर्स, और इस तरीके से आप कहते हो। हालांकि ये जो मिल्कीनेस डिसअपियर हुई है, वापस मिल्कीनेस आ जाती है व्हेन अमोनिया इज पास्ड इनटू द सॉल्यूशन। अब यहीं पे एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आएगा। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि ये सेम टेस्ट, लाइम वाटर और बेराइटा वाटर टेस्ट, इज गिवन बाय सल्फर डाइऑक्साइड गैस ऑल्सो, SO2। हालांकि SO2 भी एक कलरलेस गैस है बट हैविंग द ओडर, सल्फर बर्निंग स्मेल होती है उसमें, बट स्मेल तो हम सूंघ नहीं रहे, हम तो कलर ही देख रहे हैं। तो इसका मतलब हमें तो पता नहीं कि वो CO2 है या SO2 है, क्या पता वो सल्फाइड आयन होता। अरे यही तो फाइंड आउट कर रहे हैं कि सॉल्ट कौन है, एनायन कौन है, कैटायन कौन है, पहले से थोड़ी पता है, हमें थोड़ी पता है CO2 कैसे है। तो हमने कंफर्म करा तो ये CO2 लग रही है, बट लगने से क्या होता है, SO2 ऑल्सो गिव्स लाइम वाटर और बेराइटा वाटर टेस्ट। तो हाउ टू डिफरेंशिएट बिटवीन SO2 गैस एंड CO2 गैस, यही सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो यहां पर इसी पॉइंट को स्टार मार्क करके लिखेंगे, व्हाट SO2 गैस ऑल्सो गिव्स लाइम वाटर और बेराइटा वाटर टेस्ट। SO2 gas also evolves lime water or beta water test. तो how to distinguish? तो क्या करते हैं फिर? When evolved gas जैसे CO2 थी, क्या पता SO2 होती, उसकी बात चल रही है। When evolved gas is brought near the filter paper moistened with K2Cr2O7 acidified solution। क्या बात कर रहे हैं? When evolved gas is brought near the filter paper moistened with K2Cr2O7 solution,
CO2 does not टर्मिनेट ग्रीन। तो ये एक डिस्टिंक्शन टेस्ट है, जबकि SO2 टर्न्स इट ग्रीन। कैसे वो बताऊंगा, अभी बताऊंगा। पहले नीचे की बात नोट करेंगे, बोर्ड थोड़ा छोटा पड़ जाता है इस क्वालिटेटिव के लिए। मैं क्वालिटेटिव बड़ा सुकून से बताता हूं, लिखवाता भी थोड़ा ज्यादा हूं, तो ये टेंशन ना लो, लिखो जम के। तो क्या बात कर रहे हैं यहाँ, जैसे Cr2O7 2 माइनस एक्वस एसिडिक मीडियम में आप जब CO2 गैस लगाते हो, नो रिएक्शन, बट Cr2O7 2 माइनस एसिडिक मीडियम में जब रिएक्शन करता है SO2 गैस से, तो ये एक रिड्यूसिंग गैस है और CO2 का फर्दर ऑक्सीडेशन नहीं हो सकता, एंड दिस इज ए कॉमन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, and this converts into sulfate ion, and this is chromium 3 plus aqueous plus H2O, and it turns green, solution becomes green, जबकि CO2 कोई कलर चेंज नहीं करता। डिस्टिंक्शन टेस्ट, अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डिस्टिंक्शन बिटवीन CO2 and SO2 गैस। ध्यान दो, CO2 गैस कैन नॉट बी फर्दर ऑक्सीडाइज्ड। CO2 गैस फर्दर ऑक्सीडाइज नहीं हो सकती। पूरी बात सुनो, ये पूरा लाइम वाटर टेस्ट ही चल रहा है। क्या कि जो इवॉल्व्ड गैस थी, कौन सी, कलरलेस एफरवेसेंस से इवॉल्व हुई थी, कलरलेस ओडरलेस गैस। ओडरलेस का तो पता नहीं, हम तो CO2 के लिए खैर टेस्ट कर रहे हैं, कार्बोनेट पढ़ रहे हैं ना। बट वो गैस अगर हम पास करते हैं लाइम वाटर या बराइटा वाटर में, तो हमने देखा था इट बिकम्स मिल्की। क्यों? कार्बोनेट का पीपीटी बन गया था। हाँ, लेकिन लंबे समय तक गैस पास करेंगे तो मिल्कीनेस डिसअपियर्स। क्यों? बाइकार्बोनेट बन गया था। बट ये टेस्ट SO2 गैस भी देती है, सूंघ के देखेंगे नहीं, कलरलेस वो भी है, तो पता कैसे चलेगा कि पक्का कि सॉल्ट के अंदर जो एनायन था वो कार्बोनेट था या सल्फाइड था? तो वो गैस थी जो थी वो CO2 थी या SO2 थी? कैसे मालूम पड़ेगा? एसिडिफाइड K2Cr2O7 सॉल्यूशन से भीगा हुआ फिल्टर पेपर गैस के पास लेके आओ। अगर वो ग्रीन हो जाए तो SO2 गैस, और ग्रीन ना हो तो इट इज CO2। तो याद रखो, ये रेड कलर का सॉल्यूशन होता है K2Cr2O7 का सॉल्यूशन, एक्वस सॉल्यूशन इन एसिडिक मीडियम। तो अगर वो ग्रीन हो गया तो SO2 है, क्योंकि SO2 में सल्फर +4 में है, ये फर्दर ऑक्सीडाइज हो जाता है +6 में। बट CO2 में कार्बन ऑलरेडी +4 में है, ये फर्दर ऑक्सीडाइजेबल नहीं है। CO2 फर्दर ऑक्सीडाइज नहीं हो सकता, तो CO2 गैस कैन नॉट बी फर्दर ऑक्सीडाइज्ड। आई थिंक यू हैव अंडरस्टूड द पॉइंट। ये था लाइम वाटर और बराइटा वाटर टेस्ट। अब यहीं पे लाइम वाटर और बराइटा वाटर टेस्ट में एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है। आपने ये टेस्ट जो कराया, डाइल्यूट H2SO4 मिलाया सॉल्यूशन में या डाइल्यूट HCl मिलाया, एसिडिक मीडियम करते ही CO2 गैस इवॉल्व हुई। CO2 गैस तो कार्बोनेट से भी इवॉल्व होती है और बाइकार्बोनेट से भी इवॉल्व होती है। अभी तक हमें ये नहीं पता चल पाया कि वो कार्बोनेट था या बाइकार्बोनेट, ना पढ़ पाया अभी तक हमें ये बात मालूम। We still do not know whether the given salt contained carbonate anion or bicarbonate ion. The given salt in the solid form was a carbonate or bicarbonate. So distinguish between the carbonate and bicarbonate. A very quick test can be done in the form of adding 2-3 drops of phenolphthalein in the solution. तो लिखो थर्ड टेस्ट, phenolphthalein टेस्ट। एक काम करो, पहले पूरी बात नोट करो। ये थर्ड, HPH
phenolphthalein test. Add 2-3 drops of HPH. HPH मतलब symbol of phenolphthalein. Add 2-3 drops of phenolphthalein in original salt solution. अगर कार्बोनेट हुआ, मैं क्या बात कह रहा हूं, हमें अभी तक ये लाइम वाटर टेस्ट हो गया, ब्राइटा वाटर टेस्ट हो गया, सब हो गया, पता चल गया कि CO2 गैस थी, वो कंफर्म हो गया। अब वो CO2 गैस ओरिजिनल सॉल्ट कार्बोनेट था या बाइकार्बोनेट था, वहां से आई थी, ये कैसे मालूम? तो ओरिजिनल सॉल्ट का जो सॉल्यूशन है, उस सॉल्यूशन में कार्बोनेट अगर फिनोप्थलीन के साथ रिएक्शन कराते हो तो इट बिकम्स पिंक, इट टर्न्स पिंक। बट अगर ये बाइकार्बोनेट हुआ तो बाइकार्बोनेट फिनोप्थलीन के साथ कलर चेंज नहीं करता, कलरलेस। फिनोप्थलीन एक बहुत बढ़िया इंडिकेटर है। तो ये एक डिस्टिंक्शन टेस्ट है, डिस्टिंक्शन बिटवीन, यही तो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। और ये बहुत इंपॉर्टेंट इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट में भी रहेगा जब हम एसिड बेस टाइट्रेशन की बात करेंगे। तो डिस्टिंक्शन बिटवीन कार्बोनेट एंड बाइकार्बोनेट, क्विक डिस्टिंक्शन, बहुत क्विक, ये एक तरीका है तो कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट का, क्योंकि फिनोप्थलीन अच्छे खासे बेसिक मीडियम में पिंक कलर में कन्वर्ट हो जाता है। ये बात अब यहाँ नहीं, ये बात तो हम आयनिक में बता चुके हैं, आपने पढ़ चुके होंगे। तो दिस इज एन वेरी इंपॉर्टेंट टेस्ट। तो लिख भी लेंगे HPH टर्न्स पिंक in basic solution, enough basic solution। बाइकार्बोनेट का सॉल्यूशन एनफ बेसिक नहीं होता, तो इस कारण से वो पिंक में कन्वर्ट नहीं करता। तो कार्बोनेट होगा तो वो ज्यादा बेसिक सॉल्यूशन होगा, मोर बेसिक, कार्बोनेट सॉल्यूशन इज मोर बेसिक, ऑलमोस्ट न्यूट्रल, ऑलमोस्ट न्यूट्रल मतलब pH इज नियरली 8 के आसपास। तो बाइकार्बोनेट सॉल्यूशन के pH तो 8 के आसपास है, 8 पे तो ये टेस्ट नहीं देता, ऑलमोस्ट न्यूट्रल है। और बाइकार्बोनेट जो होते हैं उनकी pH होती है 11 होती है, 12 होती है, आसानी से वो फिनोप्थलीन का टेस्ट देते हैं, एंटायर सॉल्यूशन बिकम्स पिंक वेरी क्विकली। सो दिस इज अ डिस्टिंक्शन टेस्ट बिटवीन कार्बोनेट एंड बाइकार्बोनेट। सो दिस वाज अ वंडरफुल टेस्ट, वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ फोर्थ, so fourth one would be बेरियम क्लोराइड का सॉल्यूशन और मैग्नीशियम सल्फेट के एक्वस सॉल्यूशन से रिएक्शन करवाओ। तो बेरियम आयन जैसे है या मैग्नीशियम आयन एक्वस फॉर्म में है, ये भी एक कंफर्मेटिव टेस्ट है। नो रिएक्शन, नो रिएक्शन क्यों? क्योंकि ऑल बाइकार्बोनेट्स आर सॉल्युबल इन वाटर, ऑल बाइकार्बोनेट्स आर सॉल्युबल इन वाटर। तो कोई रिएक्शन ही नहीं हुई, नो रिएक्शन। जबकि ये बेरियम आयन या मैग्नीशियम आयन का एक्वस सॉल्यूशन लो और सॉल्यूशन में यदि कार्बोनेट आयन होते तो वो तुरंत ही पीपीडी बन जाता, मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट, या बेरियम पहले देख लो, बेरियम बाइकार्बोनेट, और या मैग्नीशियम कार्बोनेट, बेरियम कार्बोनेट, वाइट पीपीटी। बट अब यहीं पे बात आती है कि अगर आपका वाइट पीपीटी बन गया ठंडे में तो फिर तो कार्बोनेट था, और यदि वाइट पीपीटी ठंडे में नहीं बना तो कार्बोनेट तो नहीं था, बार कोई बाइकार्बोनेट हो सकता है। तो कैसे कन्फर्म करें कि बाइकार्बोनेट है या नहीं है? तो ध्यान दो वेरी इंपॉर्टेंट करके कि ये बाइकार्बोनेट का जो सॉल्यूशन है ये मैग्नीशियम 2+ या बेरियम 2+ के साथ नो पीपीटी इन कोल्ड, रूम टेम्परेचर पर ठंडे में कोई पीपीटी मिलेगा। बॉयल द सॉल्यूशन, बॉयल द सॉल्यूशन, white PPT is formed of बेरियम कार्बोनेट is obtained। कैसे पता है आपको कि अगर जैसे बेरियम बाइकार्बोनेट होता सॉल्यूशन, उसको बॉयल करो, और यही तो मेथड है फॉर रिमूवल ऑफ टेम्पररी हार्डनेस ऑफ द वाटर। टेम्पररी हार्डनेस इन वाटर इज बिकॉज ऑफ द बाइकार्बोनेट्स ऑफ द कैल्शियम 2+ और मैग्नीशियम 2+।
आप इसको जब बॉयल करोगे तो यहाँ पर मैग्नीशियम बेरियम कार्बोनेट का पीपीटी बन जाएगा, CO2 गैस विल बी इवॉल्व्ड आउट प्लस H2। अब ये टेस्ट भी अपने आप में एक इंपॉर्टेंट टेस्ट है, जरा समझो क्या बात कह रहे हैं। अगेन दिस इज ए डिस्टिंक्शन टेस्ट। तो ये डिस्टिंक्शन है बिटवीन कार्बोनेट एंड बाइकार्बोनेट। फिर सुन लो मैं क्या बात बोल रहा हूं भैया। क्वालिटेटिव एनालिसिस में थोड़ा सा दिमाग अच्छे से लगेगा, लॉजिक के साथ याद करोगे तो चीज़ें याद हो जाएंगी। आपको रटने बैठोगे तो ना बनेगा काम। आप ये कह रहे हो कि बेरियम आयन और मैग्नीशियम आयन बाइकार्बोनेट के साथ कुछ अपीयरेंस कुछ नहीं आता। क्यों? क्योंकि बाइकार्बोनेट बना भी होगा तो ऑल बाइकार्बोनेट्स आर सॉल्युबल इन वाटर, नो चेंज। बट यदि ठंडे में ही अगर कार्बोनेट होता तो व्हाइट पीपीटी बन जाता। अगर ठंडे में व्हाइट पीपीटी बन गया तो पक्का कार्बोनेट है, राइट। और यदि पीपीटी नहीं बना तो हो सकता है बाइकार्बोनेट हो सकता है कुछ भी ना हुआ हो। तो कैसे पता लगाएं? अगर बाइकार्बोनेट था तो ठंडे में तो पीपीटी बनाएगा नहीं, मगर उसे बॉयल कर दो, हीट कर दो तो व्हाइट पीपीटी ऑफ बेरियम कार्बोनेट विल फॉर्म। क्यों? क्योंकि बाइकार्बोनेट्स ऑन बॉइलिंग बिकम्स इनटू कार्बोनेट व्हिच इज अ व्हाइट पीपीटी। वेरी इंपॉर्टेंट टेस्ट। तुम पता नहीं मेरे मन की बात समझ रहे हो मैं जो कह रहा हूं यहाँ पे। अगेन इट इज अ डिस्टिंक्शन टेस्ट। अगर मैग्नीशियम आयन या बेरियम आयन या कैल्शियम आयन सॉल्यूशन में मिलाने पर कोई पीपीटी नहीं बन रहा ठंडे में, तो इसका मतलब ये नहीं है कि बाइकार्बोनेट नहीं है। हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। बट यदि गर्म करके पीपीटी बन गया तो पक्का बाइकार्बोनेट है। ये एक इंपॉर्टेंट टेस्ट है, इस लैंग्वेज को भी ध्यान रखें। ठंडे में पीपीटी नहीं बनाता, गर्म करने पर पीपीटी बना लिया व्हाइट कलर का, तो इट इंडिकेट्स द प्रेजेंस ऑफ दिस काइंड ऑफ बाइकार्बोनेट आयन। तो गाइज ये बड़ा इंपॉर्टेंट टेस्ट था। देन द नेक्स्ट टेस्ट, पूरा नोट कर लो पहले इसको, नोट इट डाउन। चलिए फिफ्थ, सिल्वर नाइट्रेट बड़ा अच्छा कॉमन रिएजेंट है फॉर टेस्टिंग एन आयंस। तो सिल्वर आयन कलरलेस सॉल्यूशन होते हैं, तो कार्बोनेट आयन के साथ में इट गिव्स Ag2CO3 विच इज ए वाइट पीपीटी। हाँ, लेकिन इस सॉल्यूशन को अगर बॉयल करेंगे तो बॉइलिंग सॉल्यूशन को बॉइल्ड कर दो तो Ag2O का ब्राउन येलो पीपीटी इज फॉर्म्ड प्लस CO2 गैस इज इवॉल्व्ड आउट। तो इस तरीके से मिल जाता है, तो ये याद रखेंगे। हाँ, लेकिन ये जो पीपीटी है बिकम सॉल्युबल इन एक्वस अमोनिया और HNO3। एक्वस अमोनिया के साथ क्या रिएक्शन करेगा? तो Ag2CO3 का जो पीपीटी है, ऐसे लिख लो, Ag2CO3 का पीपीटी एक्वस अमोनिया में डिसॉल्व क्यों हो रहा है? क्योंकि सिल्वर के मोस्ट ऑफ द सॉल्ट्स आर सॉल्युबल इन एक्वस अमोनिया बिकॉज ऑफ द कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन इन कोऑर्डिनेशन नंबर 2। तो ये सॉल्युबल हो जाता है एक्सेस में, बिकम सॉल्युबल इन एक्वस अमोनिया, एक्सेस में ले रहे हैं तो बनाएगा AgNH3 twice plus aqueous like that, and CO2 gas is evolved out like this। या कार्बोनेट आयन सॉल्यूशन में हो सकता है, बस ये इतना ही लिख दो काफी है। तो ये घुल जाता है तो पीपीटी डिसॉल्व्स। तो इस तरीके से आप याद रखते हो। एंड सिक्स्थ, नेक्स्ट टेस्ट, आई थिंक दिस इज अनदर इंपॉर्टेंट टेस्ट। मर्क्यूरिक नाइट्रेट के साथ रिएक्शन। मर्क्यूरिक आयन के साथ रिएक्शन थोड़ी डिफरेंट टाइप की रिएक्शन है। मर्क्यूरिक आयन के साथ में ये जो कार्बोनेट आयन है ये रिएक्शन करके बनाता है 3HgO.HgCO3 बेसिक मर्क्यूरिक कार्बोनेट। रेडिश ब्राउन पीपीटी इज ऑब्टेन्ड। सो दिस इज रेडिश ब्राउन पीपीटी। अच्छा, बाइकार्बोनेट की कोई रिएक्शन नहीं, क्यों? ऑल बाइकार्बोनेट्स आर सॉल्युबल इन वाटर। ऑलमोस्ट ऑल बाइकार्बोनेट्स आर सॉल्युबल इन वाटर। तो क्या बन गया? HgHCO3 ट्वाइस एक्वस सॉल्युबल। तो ये सॉल्युबल है, नो रिएक्शन।
ये बार बार नो रिएक्शन क्यों कहते हो सर, बन तो गया है कंपाउंड। अरे नहीं, ये फिर टूटा पड़ा है, ये तो फिर टूटा पड़ा है ना, ये तो फिर टूटा पड़ा है, तो एक तरीके से ये फॉरवर्ड कुछ नहीं जाएगा, ये तो ऐसे है, तो इसका मतलब कोई रिएक्शन ही नहीं हो रही, बिकॉज दिस इज सॉल्युबल इन वाटर एंड आयनों में टूटा पड़ा है। आप ऐसे कह दो कि Na+ की रिएक्शन Cl- से कराई, NaCl बन गया, ये कोई रिएक्शन है क्या? नहीं नहीं, एक्वस सॉल्यूशन में NaCl फिर टूटा पड़ा है, तो अल्टीमेटली NaCl नमक के सॉल्यूशन में यू हैव Na+ एंड Cl-, तो रिएक्शन तो वही होती है 4 टाइप की, एसिड बेस न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, कॉम्प्लेक्सेशन रिएक्शन, कोई कॉम्प्लेक्स बन जाए, रेडॉक्स रिएक्शन, ऑक्सीडेशन नंबर का चेंज हो जाए, या प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, ना तो पीपीटी बना, ना कोई रेडॉक्स रिएक्शन है, ना कोई एसिड बेस न्यूट्रलाइजेशन है, और ना ही कोई कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन हुआ, तो काहे की रिएक्शन? नो रिएक्शन। तो रिएक्शन तो मेनली 4 ही तरीके की होती हैं, तो रिएक्शंस मेनली 4 तरीके की होती हैं जो हम देखते हैं, एसिड बेस न्यूट्रलाइजेशन, रेडॉक्स रिएक्शन, कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन, प्रेसिपिटेशन। अब इनमें से कुछ भी नहीं हो रहा तो फिर कौन सी रिएक्शन? नो रिएक्शन। तो बाइकार्बोनेट तो रिएक्ट नहीं करता बिकॉज दे आर ऑल सॉल्युबल। हाँ, कार्बोनेट अगर होगा तो ये एक अलग टाइप का कार्बोनेट बनाता है जिसे बोलते हैं बेसिक मर्क्यूरिक कार्बोनेट, रेडिश ब्राउन पीपीटी इज फॉर्म। तो गाइज ये था फर्स्ट एनायन ऑफ क्लास ए जो कि डाइल्यूट H2SO4 या डाइल्यूट HCl ग्रुप का रिएजेंट था उनका, और कार्बोनेट बाइकार्बोनेट हमने यहाँ पर पढ़ लिया। कई इंपॉर्टेंट रिएक्शंस थी, many more anions we will take up in the next lecture. That's it for now.